हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं हम लोग। हिस्ट्री फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या कोई सिविल एग्ज़ाम हो, या आप जैसे यूपीएससी, एसएससी, जीडी या कोई भी एग्ज़ाम या लेखपाल या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो उसमें हिस्ट्री का पोर्शन रहता ही रहता है। हिस्ट्री के कोई काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उसमें फ्रेंड्स। तो हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो हिस्ट्री का, और ये बुक जो है जो हमने इसको प्रेफर किया है फ्रेंड्स, ये है महेश बड़वाल जी का। महेश बड़वाल का जो बुक में सबसे अच्छी खास बात क्या है कि इसमें जो है एनसीईआरटी पैटर्न का है, और दूसरी चीज़ क्या है कि ये 6 to 12 है, पूरा इसमें दिया गया है। यदि आप इसको एक बार अच्छे से पूरी वीडियो क्लिप को देख लिया, आप छोटे छोटे एक एक पार्ट में डालता जाऊँगा, और यदि आपने इसको पूरा अच्छे से देख लिया, फिर कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं हिस्ट्री के लिए। तो इसी तरीके से हम लोग मेडुअल, मॉडर्न, एंशियंट सब कुछ पढ़ेंगे। स्टार्ट फ्रेंड्स हम एंशियंट से करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप देखिए इसमें कितनी बेहतरीन बुक है फ्रेंड्स। ये आप संघ लोक सेवा आयोग या राज्य स्तरीय कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये बुक बहुत ही अच्छी है। और ये किसके लेखक कौन है? ये है महेश कुमार बड़वाल जी। बहुत अच्छी पुस्तक है इनकी फ्रेंड्स, ये लेनी चाहिए। और स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स हम हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री क्या है कि मतलब इसको 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब देखिए कुछ इनके जो है नाम भी दिए हैं, इनका टाइम पीरियड क्या है। तो पूरा पाषाण काल ये अज्ञात काल है, 9000 ईसा पूर्व में। मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। और इसके बाद फिर नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व। अब हम लोग बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल को, जो कि 2 भागों में बांटा गया, एक सिंधु घाटी सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता फ्रेंड्स जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, और वैदिक सभ्यता जो है ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता को भी अब हम इसमें 2 भागों में बांटा गया है: ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसी प्रकार आप देखिए ऐतिहासिक काल को भी, इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया। कौन कौन से? तो आप देखिए कि प्राचीन भारत, और ये फिर हो गया मध्य प्राचीन भारत 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व, मध्यकालीन भारत 712 ईसा पूर्व से 1707 ईसा पूर्व, आधुनिक भारत 1707 ईसा पूर्व से 1964, और आधुनिक विश्व यानी 14वीं शताब्दी से 1950 ईस्वी तक। अब इसके भी अलग अलग पैटर्न है। कौन कौन से हैं देखिए। प्राचीन भारत जो है एंशियंट इंडिया, इसके बारे में क्या बताया गया है कि ये कितने भागों में डिवाइड किया गया। देखो कि महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मगध साम्राज्य, इसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य, और ये फिर मौर्योत्तर काल, और ये फिर गुप्त साम्राज्य, और ये लास्ट में हर्षवर्धन काल 606 से 647 ईसा पूर्व। इसके बाद फिर इसी प्रकार से मध्यकालीन भी है कि मध्यकालीन क्या है, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। इसमें आता है उत्तर भारत, राजपूत, दक्कन। दक्कन का क्या आता है कि चालुक्य, दक्षिण भारत चेर, पांड्य, और इसी प्रकार से चोल या शाही चोल 9वीं से 12वीं तक, और फिर पल्लव, और ये राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर या प्रतिहार। इसी प्रकार से उत्तर मध्यकाल फिर क्या पढ़ेंगे। उत्तर मध्यकाल में 12वीं से 8वीं शताब्दी तक। इसी प्रकार से उत्तर भारत, फिर दक्कन, और फिर दक्षिण भारत। और ये उत्तर भारत आता है दिल्ली सल्तनत, दक्कन का जो है विजयनगर, दक्षिण भारत का आता है चेर, देवगिरी, और वारंगल के आता है द्वार समुद्र, और ये काकतीय के आता है कि हे होसेल। और ये मतलब वारंगल के काकतीय पूरा एक ही है, तो ये द्वार के होयतल, और चौहान का आता है मुगल। इसी प्रकार से उत्तर भारत दिल्ली सल्तनत, फिर चौहान आया, और फिर मुगल आया। ये इसका एक सीक्वेंस है। उत्तर भारत, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर चौहान, और ये फिर मुगल। इसी प्रकार दक्कन, विजयनगर, बामनी, इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। और फिर हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट इंडिया के विषय में। एंशियंट इंडिया जो है फ्रेंड्स, ये है यूरोपीय कंपनी का आगमन, इसमें बताया गया है। और ये फिर मुगल मुगल साम्राज्य,
मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य का विघटन, फिर क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, फिर अंग्रेजों की भारत विजय। तो ये पुर्तगाल कब आए 1498 से, डच कब आए 1602, अंग्रेज कब आए 1608 ईस्वी में, और फ्रेंच कब आए 1664 ईस्वी में। और फिर आ जाता है मुगल साम्राज्यों का फिर विघटन, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, और फिर अंग्रेजों की भारत विजय। ये इस प्रकार से इसमें बताया गया है, और ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे आधुनिक विश्व 14वीं से 16वीं सदी, और ये 1750 ईस्वी से फिर 1900, और ये फिर पुनर्जागरण, फिर औद्योगिक क्रांति, फिर आ जाता है अब इधर प्रथम विश्व युद्ध। तो इन सब चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक मानी गई है, ये बहुत अच्छी बुक भी है। और इसका और फ्रेंड्स फिर इसमें देता है ऐतिहासिक स्रोत, फिर प्रस्तर युग, आदिम मानव, फिर ताम्र पाषाण कृषक संस्कृतियाँ। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। ये देखिए ऐतिहासिक स्रोत। अब देखिए इसमें है क्या ऐतिहासिक स्रोत में। सबसे पहले क्या है कि किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण या विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, यानी क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन को इतिहास कहलाता है। इतिहास किसी विशेष समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों के समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन को भी प्रस्तुत करता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि ये है पुरातात्विक स्रोत क्या क्या है, और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम लोग इस चीज़ को। पुरातात्विक स्रोत किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों व स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, बर्तन आदि शामिल किए जाते हैं। अधिकांश अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन टीलों या मंड्स की खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं। टीला क्या होता है फ्रेंड्स? टीला उसे कहते हैं कि धरती की सतह से उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष विद्यमान होते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। अगला पढ़ेंगे फ्रेंड्स। प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहां से प्राप्त वस्तुओं व कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना ही पुरातत्व विज्ञान कहलाता है या आर्कियोलॉजी कहलाता है। एक नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स ये यहाँ से पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते रहिएगा कि प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहाँ से प्राप्त वस्तुओं व कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातत्व विज्ञान कहलाता है या आर्कियोलॉजी कहते हैं। अगला है कि पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। उत्खनन, अभी उत्खनन की विषय में क्या है, तो उत्खननों से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के विषय में भी जानकारी मिलती है। उस समय के लोग किस प्रकार की बस्तियों में रहते थे, उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, वे किस प्रकार के मृदभांड का उपयोग करते थे। मृदभांड से मतलब फ्रेंड्स है कि मिट्टी के बर्तनों को अलग अलग प्रकार से कैसे वो यूज करते थे, किसी भी बर्तन के प्रकार से उनके ऊपर कैसे पॉलिश की जाती थी, इन सब चीज़ों के विषय में बताया जा रहा है। किस प्रकार के घरों में वो रहते थे, तो ये मिट्टी से संबंधित है। भोजन में किन अनाजों का उपभोग करते थे और किस प्रकार के औजारों तथा हथियारों का प्रयोग करते थे, तो इन सब चीज़ों के विषय में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दक्षिण भारत दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में ही दफनाते थे। दक्षिण भारत के कुछ लोग ऐसे थे जो मृत व्यक्ति के, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शव के साथ उसका औजार या हथियार, वो या जिस प्रकार के वो बर्तन के, जैसे मिट्टी के बर्तन को प्रयोग करता था,
तो उसको उसी के साथ दफना दिया जाता था। और इसके ऊपर एक घरे इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसा स्मारकों को महापाषाण या मेगालिथ कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मेगालिथ किसे कहते हैं आप लोग जानते रहिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्या है कि किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को माफ कर उसके समय का निर्धारण किया जाता है। अगला है कि रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन C14 या कार्बन का रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव या समस्थानिक या आइसोटोप है जो सभी जीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद रखिएगा कि C14 के विषय में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका क्या कार्य है, तो आप लोग जानते रहिएगा इसका काम क्या है। अगला है कि कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि से क्या होता है कि कार्बन डेटिंग विधि से पता चलता है कौन सा C14, ये आप लोग याद रखिएगा। कार्बन डेटिंग विधि से पता चला है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में भी था। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषता परागों के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी आयु की पहचान की जाती है। किससे? कार्बन डेटिंग से। उनके पालतू होने एवं अनेक प्रकार के कार्य में लाए जाने का पता लगाया जाता है। अगला हम बात करेंगे सिक्के की बात। सिक्के क्या होते हैं फ्रेंड्स कि सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जानते रहिएगा। मुद्राओं की बनावट एवं उनमें प्रयुक्त धातुओं की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें धातुओं की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहते थे या कहा जाता था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप लोग जानते रहिएगा। न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। मुद्राओं की बनावट में फिर इसमें दिया गया है कि ऐतिहासिक घटनाओं उनमें मुद्राओं की बनावट एवं उनमें प्रयुक्त धातुओं की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें किसकी बनी होती थी? धातुओं की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। आगे बढ़ते फ्रेंड्स हम लोग। भारत में पुरातात्विक खुदाई से बड़ी संख्या में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्कों के साँचे मिले हैं। इनमें से अधिकांश साँचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 शताब्दियों से संबंधित हैं। भारत में मिले आरंभिक सिक्कों का प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां अंकित मिलती हैं। अगला देखिए, सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिक्कों पर सर्वप्रथम लेख एवं तिथियां किसने शुरुआत किया, तो जानते रहिएगा किस शासक द्वारा? तो यूनानी शासकों के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा में, खरीद और बिक्री में, वेतन और मजदूरी आदि के भुगतान में होता था। इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में सर्वाधिक सिक्के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये मल्टीपल बार एग्जाम में पूछा हुआ फ्रेंड्स, कि भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल
काल के मिले हैं। सबसे ज़्यादा सिक्के किस काल के मिले हैं? तो आप लोग जानते रहिएगा कि मौर्योत्तर काल के मिले हैं। जो विशेषता शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित किए जाते थे। तो सबसे ज़्यादा सिक्के मौर्योत्तर काल से, और वो किसके बने होते थे? विशेषता शीशे के, पोटीन के, तांबे के, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित किए जाते थे। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों ने गुप्त सॉरी गुप्त शासकों ने गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। तो ये इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी आप जानते रहिएगा कि किस शासक के शासन काल में सबसे अधिक सिक्कों का प्रचलन किया गया, और वो भी सोने के। तो आप लोग जानते रहिएगा, सोने के सिक्के गुप्त शासकों द्वारा सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने किया? कुषाण शासकों ने प्रचलित किए। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग इसे याद रखिएगा कि सबसे अधिक जो है सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख के विषय में। अभिलेख क्या है, अभिलेख किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं अभिलेख के विषय में। अभिलेख सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अभिलेख जो है वो सिक्कों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि पूरा लेख शास्त्र कहते हैं या इसे एपिग्राफी से पूछा जाता है। ये कई बार पूछा हुआ है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा एपिग्राफी, या कभी यह पूछ लेगा पूरा लेख शास्त्र। तो ये सब जानते रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य एशिया के बोग्सकोई से प्राप्त हुए हैं। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नाशत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। आगे चलते हैं। अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पैलियोग्राफी कहते हैं। किसको पैलियोग्राफी कहते हैं? कि अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेज की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पैलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्र पत्रों पर मिलते हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर की दीवारों, ईंटों व मूर्तियों पर भी मिलते हैं। नेक्स्ट है आरंभिक अभिलेख। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। ये ईसा पूर्व की 3री सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगी तथा 4वीं 5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स कि प्राचीन इतिहास के स्रोत के विषय में, और ये क्या है, इन सब के विषय में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्राचीन इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? तो प्राचीन इतिहास के स्रोत में आएंगे साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रा विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि साहित्यिक साक्ष्य से। साहित्यिक साक्ष्य फ्रेंड्स 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया, एक तो धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य को भी 2 भागों में, एक ब्राह्मण साहित्य, दूसरा ब्राह्मणोत्तर साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से हैं उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ब्राह्मण साहित्य जो था वो वेद, ज्ञान, उपनिषद का अर्थ है मतलब समीप बैठना, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण और फिर महाभारत। और ब्राह्मणेतर साहित्य में क्या है? तो ब्राह्मणेतर साहित्य में 2 हैं, एक बौद्ध ग्रंथ, दूसरा जैन ग्रंथ। इसको तो अब हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर आगे पढ़ेंगे अब कुछ विदेशी यात्रियों का विवरण, उनके विषय में पढ़ेंगे कि लौकिक साहित्य को 3 भागों में डिवाइड किया गया, एक ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और फिर
गल्प साहित्य ग्रंथ। अब इसके बारे में लौकिक साहित्य तो हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स, सॉरी, लौकिक साहित्य जो हम बता रहे थे कि ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और फिर गल्प साहित्य। अब हम लोग सेकंड वाला पढ़ेंगे कि विदेशी यात्रा विवरण क्या है। विदेशी यात्रा विवरण, विदेशी यात्रा विवरण से संबंधित है कि कौन कौन से विदेशी भारत में आए और उन्होंने यहाँ पे कितने साल तक रहा, उन्होंने क्या क्या लेख लिखे, इन सब के विषय में। तो यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनानी रोमन लेखक के विषय में। यूनानी रोमन लेखक में सबसे पहले कौन? टेसियस, हेरोडोटस। तो टेसियस कहाँ का था? ईरान का। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। सिकंदर के साथ आने वाला जो विद्वान था उसमें कौन था? निरियाकस था, आने स्क्रिटस था एवं अरिस्टोबुलस था। मेगस्थनीज, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम आप लोग जानते ही हैं, इंडिका है। इनके लेखक मेगस्थनीज इंडिका के लेखक, और ये किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। डायमेकस बिंदुसार, और डायनोसियस अशोक, और फिर टालमी जियोग्राफी के लेखक, और फिर प्लिनी जो है वो नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स अब अरबी लेखों के, अब सॉरी चीनी लेखों के विषय में। चीनी लेखों में कौन कौन से हैं? ये ज़्यादातर यही एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स, मल्टीपल बार पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चीनी लेखों में कौन है? फाहयान, शुंगयुन, हेनसोंग और इतिसंग। और फिर हम लोग पढ़ेंगे अरबी लेखक के विषय में। अरबी लेखकों में कौन कौन से थे? तो देखिएगा, अरबी लेखकों में है फ्रेंड्स कि सुलेमान अल मसूदी अल बरनी की पुस्तक है तहकीक ए हिंद, और इब्न बतूता जो मोरक्को का रहने वाला था, आप जानते ही हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये आया था। और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य के विषय में। पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से हैं? अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, और फिर स्मारक या भवन, फिर मूर्तियाँ और चित्रकला। अब हम लोग शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, फिर से स्टार्ट करेंगे। अभिलेखों में कुछ प्रयुक्त लिपियाँ कौन कौन सी थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ, यहाँ से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी में लास्ट टाइम भी। ब्राह्मी लिपि जो है, अशोक के अधिकतर जो शिलालेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में। इम्पॉर्टेंट है कि फ्रेंड्स, और यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, या दोनों सही है, या एक गलत है, या एक सही है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ था फ्रेंड्स। तो आप लोग जानते रहिएगा कि ब्राह्मी लिपि, अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है, और ये लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि क्या है? अशोक की कुछ लिपि खरोष्ठी लिपि में भी हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यूनानी एवं अरमेइक लिपि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। कौन सी लिपियों का प्रयोग हुआ है? यूनानी एवं अरमाइक लिपि के विषय में, अरमेइक लिपि। नेक्स्ट पढ़ते फ्रेंड्स, मौर्य सम्राट। मौर्य सम्राट के अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों में मिले, जिनसे उनके साम्राज्य की सीमा, धर्म, शासन, नीति पर प्रकाश पड़ता है। उदयगिरि से प्राप्त कौन सा अभिलेख है? उदयगिरि से प्राप्त अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी मिलती है। शक, क्षत्रप और रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन, अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब हम लोग कुछ अभिलेखों के विषय में, प्रमुख अभिलेखों के विषय में पढ़ लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाथी गुम्फा अभिलेख की शासक ने तो कलिंग नरेश खारवेल। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजयसेन। और भीतरी जूनागढ़ अभिलेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्कंदगुप्त। भारत में सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख का मिलता है।
भारत में सबसे पहले किसका किस 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 अभिलेख का साक्ष्य मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वशिष्ठ पुत्री पुलुमावी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजय व विजित राजाओं के साथ नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्या है? मौर्य। मौर्य या मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस और इंस्क्रिप्स ओनम और इंडिकारम नामक ग्रंथमाला से संकलित कर प्रकाशित किए गए हैं। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। सबसे पुराने अभिलेख ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये भाव कैसी है? इसके भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं। हड़प्पा संस्कृति के जो अभिलेख हैं वो पढ़े नहीं गए क्योंकि वो कैसा है? भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए। इसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता था। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व की 3री सदी यानी अशोक के शिलालेख हैं। जो अभी तक पढ़े गए हैं वो किसके हैं? अशोक के शिलालेख हैं। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है तो आप लोग इसको जानते रहिएगा। जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख के विषय में और उनके स्थान कौन कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अभिलेखों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इसको जानते रहिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? मेहरौली स्तंभ अभिलेख। कहाँ पे है मेहरौली स्तंभ अभिलेख? तो दिल्ली में मेहरौली स्तंभ कुतुब मीनार के परिसर में है मेहरौली स्तंभ अभिलेख। अगला है इनका मेहरौली स्तंभ अभिलेख का संबंध किससे है? तो मेहरौली स्तंभ अभिलेख का संबंध जो है फ्रेंड्स, मेहरौली स्तंभ अभिलेख का संबंध है मेहरौली स्तंभ अभिलेख का संबंध किससे है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से है। किस समय, कौन सा समय था? तो गुप्तकालीन समय था। अभिलेख की विषय वस्तु के विषय में बता रहे हैं कि यह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय यानी 380 से 412 ईस्वी के बैसड़ों होने बंगाल विजय तथा सप्त सिंधु के समय विभिन्न राजपूतों के समूह से युद्ध एवं विजय के विवरण प्रदान करता है। मूलतः यह स्तंभ विष्णुपद पहाड़ी संभवतः उदयगिरी मध्य प्रदेश पर स्थापित था, जिसे बाद में दिल्ली के किसी शासक द्वारा यहाँ दिल्ली में स्थापित करवाया गया। सेकंड है प्रयाग प्रशस्ति लेख। प्रयाग प्रशस्ति जो थे अभिलेख है यह प्रयागराज में है। प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश यानी इलाहाबाद। और किसके समय में? तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में। कौन सा समय था? गुप्तकालीन समय था। संस्कृत में रचित यह प्रशस्ति मूलतः एक अशोक स्तंभ पर अंकित है, जो समुद्र द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से प्रयोग में लाया गया था। जो समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था। कौशाम्बी से कहाँ लाया गया था? कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि
समुद्रगुप्त दरबारी कवि कौन थे? तो आप लोग जानते रहिएगा, समुद्रगुप्त दरबारी कवि थे हरिशेर। हरिशेर ने काव्यात्मक शैली में समुद्रगुप्त के वंश परिचय और उसकी विजयों एवं राज्य विस्तार का वर्णन किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। बौद्ध स्तंभ लेख कौन सा है? तो ये भरूच, यानी भरूच कहाँ है? सतना, सतना यानी मध्य प्रदेश में। राजा वासुदेव के टाइम में शुंग काल था। इस अभिलेख से शुंग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। शुंग वंश के विषय में किस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है? तो बौद्ध स्तंभ अभिलेख से। मथुरा स्तंभ लेख ये कौन सा है? ये कहाँ पे है मथुरा स्तंभ लेख? तो आप जानते ही हैं, ये उत्तर प्रदेश में है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, गुप्तकालीन यह प्रथम गुप्त अभिलेख है। यह प्रथम कैसा? यह प्रथम गुप्त अभिलेख है। कौन सा? मथुरा स्तंभ है, जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। इस स्तंभ लेख द्वारा वैष्णव धर्म के अनुयायी गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश पड़ता है। इसमें माहेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का भी वर्णन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गरुड़ स्तंभ अभिलेख। गरुड़ स्तंभ अभिलेख को हेलिओडोरस स्तंभ भी कहते हैं। यह कहाँ पे है? वेशनगर यानी विदिशा यानी मध्य प्रदेश में। संबद्ध किससे है? तो भागभद्र यानी होलिओडोरस इंडो ग्रीक शासक एंटीऑलकिड्स का राजदूत। समय शुंग काल में ही। अभिलेख की विषय वस्तु क्या है? इसमें दो अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। एक अभिलेख में हेलियोडोरस को वासुदेव का अनुयायी बताया है। वासुदेव उसके द्वारा स्तंभ के निर्माण का वर्णन है, तथा दूसरे अभिलेख में महाभारत के एक श्लोक का भी उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख में? तो गरुड़ स्तंभ अभिलेख में। एरड़ स्तंभ अभिलेख ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एरड़ स्तंभ अभिलेख भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और समुद्रगुप्त इसके शासक थे और ये गुप्त कालीन का टाइम था। यह स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है और यह विदर्भी शैली में है। किस शैली में है? तो यह विदर्भी शैली में है। इस पर अंक उत्कीर्ण किए गए हैं। कौन सा अभिलेख ऐसा है जो कि समुद्रगुप्त के विषय में व्यक्तिगत उनके बारे में बताता है, या किस शैली में है? तो विदर्भी शैली में है। और कौन सा अभिलेख है? तो आप लोग जानते रहिएगा कि एरड़ अभिलेख है। एरड़ स्तंभ लेख क्या है? एरड़ स्तंभ लेख भी मध्य प्रदेश में है। कौन से शासक थे उस समय? तो बुद्धगुप्त, गुप्तकालीन टाइम था। यह स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो यह स्तंभ लेख संबंधित है, यह भगवान विष्णु यह स्तंभ लेख भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण है, तथा इसमें भगवान विष्णु की महिमा में महाराजा या मातृ विष्णु एवं धन्य विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का उल्लेख है। इसमें सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक उल्लेख किया गया है। किसमें? तो आप लोग जानते रहिएगा एरड़ स्तंभ अभिलेख में। अब हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट है भीतरी स्तंभ अभिलेख। भीतरी स्तंभ अभिलेख है कहाँ? वेरी इंपॉर्टेंट है। भीतरी स्तंभ अभिलेख है गाजीपुर यानी उत्तर प्रदेश में। शासक कौन था? स्कंदगुप्त। किस टाइम पे? गुप्तकालीन। इस लेख में स्कंदगुप्त के वंश परिचय और हूणों के आक्रमण तथा स्कंदगुप्त द्वारा उनके दमन का उल्लेख है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि हूणों के आक्रमण के विषय में पहले बात तो किससे संबंधित है, या पूछता है किस अभिलेख से संबंधित है। तो आप लोग जानते रहिएगा कि ये संबंधित है, भीतरी स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। और ये भीतरी स्तंभ अभिलेख हूणों के आक्रमण से संबंधित है। अगला क्या नेक्स्ट है? बिहार स्तंभ अभिलेख। बिहार शरीफ पटना। बिहार स्तंभ अभिलेख जो है ये बिहार शरीफ पटना में है, बिहार में है। स्कंदगुप्त से संबंधित है। और किसका शासनकाल था? तो स्कंदगुप्त का, और गुप्तकालीन समय था। इस स्तंभ
पर कोई तिथि अंकित नहीं है। इस पर स्कंद गुप्त के गुप्त शासकों तथा कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये है विलसड़ स्तंभ अभिलेख। विलसड़ लेख जो था वो विलसड़ कहाँ पे है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, एटा के पास। और इसका जो शासक कौन थे उस समय, कुमारगुप्त प्रथम थे, गुप्तकालीन समय था। इस अभिलेख में गुप्त संवत 96 यानी सन यदि देखा जाए तो 415 ईस्वी में अंकित है, तथा कुमारगुप्त तक के गुप्त शासकों का उल्लेख है। और इसी अभिलेख में ध्रुव शर्मा नामक एक ब्राह्मण द्वारा कार्तिकेय के मंदिर तथा धर्म संघ के निर्माण का भी उल्लेख है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एरड़ स्तंभ अभिलेख। एरड़ स्तंभ लेख जो है, एरड़ स्तंभ लेख यह मध्य प्रदेश में एरड़ स्तंभ अभिलेख, और ये एरड़ स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में। और ये शासन काल किसका था, तो भानुगुप्त। और एरड़ स्तंभ लेख फ्रेंड्स कहाँ पे है, मध्य प्रदेश यानी एमपी में। शासक क्यों किसका था, भानुगुप्त का। और समय कौन से टाइम था उस समय, तो गुप्तकालीन। 510 ईस्वी के इस अभिलेख में भानुगुप्त को विश्व का सर्वश्रेष्ठ वीर कहा गया है, तथा हुलों के विरुद्ध युद्ध करते हुए उसके मित्र गोपराज की मृत्यु तथा उसके पश्चात गोपराज की पत्नी के सती होने का भी उल्लेख है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, ये एरड़ स्तंभ अभिलेख वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, तालगुंडा स्तंभ अभिलेख। तालगुंडा स्तंभ अभिलेख है, ये कहाँ पे है, तो शिमोगा में है, यानी मैसूर यानी कर्नाटक में है। शांति वर्मन और मयूर शर्मन इसके शासक थे। और ये क्या गुप्तकालीन शासक था, गुप्तकालीन का टाइम था। यह स्तंभ लेख दक्षिण में कदम्बों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें कदम्ब शासक मयूर शर्मन के पलों से संघर्ष का उल्लेख है। तो मयूर शर्मन के पलों से संघर्षों का उल्लेख किस अभिलेख में पाया गया है, तो ताल गुंडा स्तंभ अभिलेख में। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग पढ़ेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इसको आप लोग देखते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ही वीडियो में इसको कवर करने के लिए कोशिश की गई फ्रेंड्स। और ये है अगला साहित्यिक स्रोत के विषय में। साहित्यिक स्रोत है यह, यद्यपि प्राचीन भारतीयों को लिपि ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में भी था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियाँ ईसा की चौथी सदी की पहले की नहीं है, तथा वे मध्य एशिया से प्राप्त हुई है। भारत में पांडुलिपियाँ जो थी वो भोजपत्रों ताड़पत्रों पर लिखी मिलती थी, परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत से प्राकृत भाषा में फैली गई थी, जहाँ से भारत से प्राकृत भाषा में फैल गई थी, ये पांडुलिपियाँ मेष चर्म काष्ठक फलकों पर लिखी गई थी। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियाँ मिली हैं, परंतु इनमें से अधिकांश दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो दक्षिण भारत में कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित है। ऋग्वेद को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के लगभग माने जाते हैं, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यों और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ हैं, परंतु बाद के साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान भी हैं। उपनिषदों से हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं फ्रेंड्स। कुछ ऐसे भी कुछ क्वेश्चन हैं कि जैसे वेद उपवेद व उनकी विशेषता से संबंधित है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद है, और इसका विवरण जो है इसमें क्या क्या किस चीज़ का विवरण है इसमें, तो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, और इसका विवरण क्या है, युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, कला
और इसका इसमें किस चीज़ का विवरण किया गया है? ज़्यादातर गान है इसमें, मतलब कला एवं संगीत से संबंधित है। सामवेद जो है और अथर्ववेद का उपवेद जो है वो शिल्प वेद है। इसका विवरण भवन निर्माण कला से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ आज जो हम लोगों ने हिस्ट्री के विषय में डिस्कस किया है, कुछ पार्ट हैं इसके, और ये पार्ट नंबर 1 है। और यहाँ से जो भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और ये जो है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पुस्तक जो है महेश बड़वाल जी की है, और ये बहुत अच्छी पुस्तक है फ्रेंड्स। इसमें एनसीईआरटी का सार है पूरा। और ये एक कहते हैं ना, एक ब्रीफली एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, एक ब्रीफली जो है आप एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं इससे। तो बहुत अच्छी पुस्तक है फ्रेंड्स। तो ठीक है, मिलते हैं एक सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।